वेलकम ऑल। मैं प्रणव आशुतोष अपने इस यूट्यूब वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आज से हम पार्टनरशिप के रेगुलर क्लासेस शुरू करने वाले हैं और पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी क्या होती है? सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने निकल के आता है कि साझेदारी का क्या अर्थ है। तो साझेदारी का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि साझेदारी जो है ये होता क्या है। साझेदारी व्यवसाय का एक प्रकार है या एक स्वरूप है। किसके आधार पर? संगठनात्मक आधार पर। इसके कई सारे स्वरूप होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है, व्यवसाय के कई सारे स्वरूप होते हैं जिसमें से पहला है एकल व्यापार या एकल व्यवसाय, जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है। दूसरा स्वरूप है साझेदारी। तीसरा स्वरूप कंपनी को हम ले सकते हैं, और इसी तरह से छोटे छोटे कई और प्रारूप भी होते हैं, जैसे जॉइंट वेंचर यानी कि संयुक्त साहस हो गया, कंसाइनमेंट यानी कि प्रेषण हो गया। ये इतने सारे कई सब तरह के इसके प्रकार या स्वरूप होते हैं। अब सबसे पहले वाले स्वरूप पे हम आते हैं, जो कि है एकल व्यापार। क्योंकि साझेदारी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसके पहले क्या था। तो इसके पहले या सबसे प्राचीन जो है वो है एकल व्यापार या व्यवसाय। एकल व्यापार या व्यवसाय, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, एकल व्यापारी अपनी पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है। वो स्वयं ही उसका प्रबंध एवं संचालन करता है, और उसमें जो लाभ या हानि होते हैं उसकी जोखिम भी वो व्यापारी अकेला ही वहन करता है। अब क्योंकि इस व्यापार में कई तरीके की कमियां थी, जिसकी वजह से साझेदारी व्यवसाय अस्तित्व में आया। क्या कमियां थी? अकेला व्यक्ति जो रहता है, सीमित पूंजी का प्रबंध वो कर सकता है, क्योंकि उसके सोर्सेज लिमिटेड होते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति है। दूसरा, सीमित प्रबंध क्षमता एवं चातुर्य, क्योंकि एक व्यक्ति व्यापार भी संभाल रहा है और वो अपने घर को भी संभाल रहा है, तो उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो हमेशा जाकर अपने व्यवसाय को अच्छे तरीके से संभाल सके। अगर नौकर भी रखता है तो उसमें भी कई तरह की परेशानियां उससे फेस करनी पड़ती है, तो उसकी प्रबंध क्षमता भी सीमित होती है। तीसरा, निर्णयन क्षमता। एक व्यक्ति जब किसी चीज़ पर या किसी बात पर डिसीजन लेता है, तो उसके निर्णय में गलती होने की काफ़ी संभावना रहती है, अपेक्षाकृत जब दो या उससे अधिक व्यक्ति डिसीजन लेते हैं। तो ये सभी प्रकार की कमियां थी, जिनकी वजह से साझेदारी व्यवसाय अस्तित्व में आया। अब हम बात करते हैं साझेदारी का अर्थ। साझेदारी क्या होती है? दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। उसका प्रबंध संचालन या तो सभी करते हैं या उनमें से कोई एक करता है। इसके बाद जो लाभ होते हैं उनको वो आपस में बांट लेते हैं, और इसी तरह से उनका व्यवसाय चलता रहता है। सभी व्यक्ति जो रहते हैं उसमें शामिल वो या साझेदार कहलाते हैं, और इन साझेदारों को सम्मिलित रूप से फर्म का नाम दिया जाता है। व्यक्तिगत रूप से ये साझेदार कहलाते हैं। इसके बाद बात आ जाती है कि इसकी परिभाषा क्या है। तो साझेदारी को भारत में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा गवर्न किया गया था। सबसे पहले इसको कानूनी रूप दिया गया था। उसके बाद 2008 में LLP एक्ट आया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सीमित साझेदारी अधिनियम 2008। उसके द्वारा इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, और अभी रिसेंटली भी इसका एक अमेंडमेंट पिछले सालों में आया है, तो हम इसके अनुसार ही इसके बारे में पढ़ेंगे। साझेदारी की परिभाषा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में दी हुई है। उसके अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध को कहते हैं जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिसका प्रबंध संचालन उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। ये आपकी परिभाषा हो गई, जो आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगी। इसके बाद विशेषताओं की बात करते हैं, तो आपकी जो परिभाषा है उसी में से पॉइंट निकलकर इसकी विशेषताएं बनाते हैं। जैसा कि सबसे पहली इसकी जो विशेषता है वो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम 2 व्यक्ति आवश्यक हैं, और अधिकतम संख्या पर भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन कंपनी अधिनियम के द्वारा इसकी सदस्य संख्या जो है 50 तक सीमित की गई है। ये नोट करने वाली बात है। दूसरा, न्यूनतम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति थे।
किसके लिए सहमत होते हैं? किसी व्यवसाय को करने के लिए सहमत होते हैं, यानी कि दूसरी विशेषता, उनका उद्देश्य क्या होता है? व्यवसाय करना या व्यापार करना। तीसरा, व्यवसाय का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो तीसरा हमारा बिंदु हो गया, व्यवसाय का संचालन उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाएगा। चौथा पॉइंट, अब व्यवसाय हो गया तो व्यवसाय से लाभ या हानि होंगे, तो चौथा पॉइंट हमारा बनता है लाभ या हानि का बंटवारा। वो जो भी लाभ हानि होता है उसे आपस में बांट लेते हैं। ये 4 पॉइंट हो गए। अब 2 पॉइंट इसमें विशेष आ रहे हैं, जिसमें से पहला है पृथक अस्तित्व नहीं। पृथक अस्तित्व का मतलब यहाँ पर यह है कि साझेदार का साझेदारी से अलग पृथक अस्तित्व नहीं होता। वो साझेदार किसका है? साझेदारी व्यापार का ही साझेदार है। साझेदार को अगर हटा देंगे तो साझेदारी खत्म हो जाएगी, फिर नई साझेदारी शुरू होगी। इसको अपन थोड़ा डिटेल में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, 5वां पॉइंट विशेषताओं का पृथक अस्तित्व नहीं, केवल इतना सा पॉइंट लिखकर हमें याद करना है। और छठा पॉइंट यहाँ पर है, जो कंपनी व्यवसाय और साझेदारी व्यवसाय में अंतर स्थापित करता है, वो है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में परिभाषित करना चाहूँगा। उदाहरण के लिए, जैसे एक्स नाम का एक व्यापारी है, उसने 1 लाख रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है। अब भविष्य में उसे लाभ भी हो रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा मार्केट जैसे अभी कोरोना की वजह से डाउन है, तो मान लीजिए कि उसे 10 लाख रुपए की हानि हो गई। कोई ऑर्डर ले रखा था और ऑर्डर वो बना भी नहीं पाया और सामने वाली कंपनी को दे नहीं पाया। अब पूंजी तो है 1 लाख और लॉस हो गए 10 लाख के। सारा पैसा जो भी था उसके व्यापार में उसने बेच बिचा के 90,000 रुपये तो चुका दिए, लेकिन अभी भी उसको मान लो 9,10,000 रुपये और देने शेष हैं। तो असीमित दायित्व ये कहता है कि आपने जितनी पूंजी लगाई थी उससे अधिक भी अगर आपकी देनदारी हो जाती है तो आपको वो पैसा अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा। यानी कि साझेदार की जिम्मेदारी है, जितने भी साझेदार हैं वो उस हानि की राशि को या उसकी जो देनदारी है उस राशि को अपनी जेब से ला करके देंगे, और अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उनकी संपत्ति बेचकर वो पैसा वसूल किया जाएगा। ये होता है असीमित दायित्व। ये विशेषता हमें एकल व्यापार और साझेदारी व्यापार में देखने में मिलती है, लेकिन जो व्यापार का कंपनी प्रारूप होता है उसमें स्वामी या जो उसके सदस्य होते हैं उनकी देयता सीमित होती है, सीमित दायित्व उनका होता है। तो ये मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है कंपनी और साझेदारी व्यवसाय में। हमारी 6 विशेषताएं कंप्लीट हो गई है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहला, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। व्यवसाय, उद्देश्य व्यवसाय का होना, या आप ये भी कह सकते हैं व्यवसाय का होना, किसी व्यवसाय को करने के लिए वो एकत्रित होते हैं। तीसरा, व्यवसाय का संचालन उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाना। चौथा, लाभ या हानि का बंटवारा। 5वां, पृथक अस्तित्व नहीं। और छठा इसमें आ रहा है असीमित दायित्व। ये 6 मेजर विशेषताएं साझेदारी व्यापार की हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि साझेदारी के कितने प्रकार होते हैं, कितने आधारों पर इसे बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, साझेदारी को 4 प्रकार से बांटा गया है, 4 आधारों पर। पहला होता है समय के अनुसार साझेदारी। समय के अनुसार या तो साझेदारी निश्चितकालीन होगी या अनिश्चितकालीन होगी। दूसरा जो इसमें प्रकार आता है वो आता है दायित्व के अनुसार साझेदारी, सीमित दायित्व साझेदारी एवं असीमित दायित्व साझेदारी। तीसरा इसमें प्रकार आता है उद्देश्य के अनुसार साझेदारी। इसमें पहला आता है ऐच्छिक साझेदारी और अगला आता है विशेष साझेदारी। और इसके बाद जो अंतिम बचता है वो है वैधता के अनुसार साझेदारी। इसमें पहला है वैध साझेदारी और दूसरा आता है अवैध साझेदारी। अब इनको थोड़ा डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इनमें ऐसा कोई विशेष है नहीं जो मैं आपको समझाऊँ। जैसा कि वर्ड दे रखे हैं, जैसे ऐच्छिक साझेदारी है, जब तक इच्छा हुई व्यापार किया, जब इच्छा नहीं हुई तो व्यापार को समाप्त कर दिया, साझेदारी समाप्त हो गई। निश्चितकालीन साझेदारी क्या होती है, एक निश्चित समय के लिए बनाई गई है तो निश्चितकालीन हो गई, अगर कोई समय का इसमें नहीं रहेगा तो वो अनिश्चितकालीन साझेदारी हो जाएगी। तो ये आपको 4 आधार पर 8 साझेदारी के प्रकार दिए हुए हैं जो आपको याद करने हैं। एक तरीके से यही मान लीजिए, यहाँ से भी वो प्रश्न उठा सकता है। इसके बाद बात आती है कि साझेदारी संलेख क्या होता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, 1 नंबर के प्रश्न में ये सामान्यतः पूछ लिया जाता है और कभी कभी 4 में भी या 3 में भी आ जाता है। तो साझेदारी संलेख क्या होता है? साझेदारी संलेख किसे कहते हैं?
साझेदारों के मध्य जो लिखित समझौता या अनुबंध होता है उसे ही साझेदारी संलेख कहा जाता है। ये पूरी बुक में सबसे सिंपल परिभाषा है किसी भी चीज़ की। साझेदारों के मध्य लिखित समझौता या अनुबंधी साझेदारी संलेख कहलाता है। मेन बात यह है कि ये लिखित में होता है, अगर मौखिक में है तो उसकी वैल्यू ना के बराबर होती है। अब ये साझेदारी संलेख की परिभाषा तो हो गई, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? जैसे भारत के लिए भारत के संविधान की वैल्यू है, उसी तरह से साझेदारी के लिए साझेदारी संलेख की वैल्यू है। यानी कि साझेदारी के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सारी उस साझेदारी संलेख में लिखी हुई है। जैसे क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी हुई होती है, साझेदारी व्यवसाय का नाम या साझेदारी फर्म का नाम, साझेदारों के नाम और पते, साझेदारी फर्म का पता, साझेदारों ने कितनी पूंजी व्यापार में लगाई है, साझेदारों को उनकी पूंजी पर कितने प्रतिशत से ब्याज दिया जाएगा, साझेदारों द्वारा कितना आहरण किया जा सकता है, साझेदारों द्वारा आहरण जो किया जा रहा है उस पर ब्याज की दर क्या रहेगी, साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात की दर क्या रहेगी, हानियों का विभाजन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, अंकेक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, खाते किस प्रकार से रखे जाएंगे, अगर कोई विवाद होता है तो उस स्थिति में निपटारा किस तरह से किया जाएगा, किस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। इस तरह के कई सारे बिंदु, कुल मिलाकर 21 या 22 बिंदु हैं जो आपके साझेदारी संलेख में दिए हुए हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से वो कभी कभी 1 या नहीं तो 3 नंबर का प्रश्न दे देता है। तो आज के लिए इतना बहुत है। साझेदारी संलेख आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। आपको एक बार पढ़ना है और अगर आपको कोई भी इसमें समस्या आती है तो आप मुझे अवगत कराएं, मैं उसको आपको निराकरण कर दूँगा। और एक हमारे बात हुई थी कि मैं आपको एक टाइम टेबल का प्रारूप बताने वाला था। टाइम टेबल का आप ये फॉर्मेट देख रहे हैं, शुरू में हेडिंग दी हुई है कहाँ कब से ये टाइम टेबल लागू हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आता है वो है डेट। अपन ने डेट यहाँ पर डाल रखी है और ये जैसे 16/7/2020, 17/7/2020, 18/8/2020, इसी तरीके से आगे ये चलती रहेगी। और जब तक आपको जितना आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं इसमें इंसर्ट आपको करना है। इसके बाद टाइमिंग वाला अगर अपन कॉलम देखें तो इसमें मॉर्निंग से ये स्टार्ट है 5 to 6 AM। ये सैम्पल का है तो इसमें आपका सब्जेक्ट साइंस आ रहा है। जैसे विज्ञान आपको 5 से 6 पढ़नी थी, अगर आपने पढ़ी है तो आपको यहाँ पर राइट लगाना है। मैंने यहाँ पर स्केच पेन्स इसलिए यूज़ करे हैं कि स्केच पेन से चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, आपको इसको करने में एक मज़ा आएगा। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा या मज़ा आएगा तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। इसी तरह से देखते हैं 6 से 7 सुबह हमें हिंदी पढ़नी थी, अगर हमने पढ़ी है तो राइट लगा देंगे। इसके बाद लीजर टाइम, फ्री टाइम है, उसको मैंने क्रॉस किया हुआ है। इसके बाद आता है 9 से 11, जैसे हमें अकाउंट्स पढ़नी थी और अगर हमने पढ़ ली है, क्योंकि 2 घंटे हैं तो हमने यहाँ पर 2 राइट्स लगाए हैं। इसी तरह से 11 से 12 हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी थी, लेकिन अगर हमने नहीं पढ़ी है तो हमें यहाँ पर क्रॉस का इस्तेमाल करना होगा। इस तरह से आपके पास डेली बेसिस पर ये निकल कर आ जाएगा कि आपने कितने आवर्स पढ़ाई करी है। जितने राइट्स होंगे उतने आवर्स आपकी पढ़ाई निकल कर आ जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा टाइम कहाँ पर वेस्ट हुआ है, कहाँ हमने मक्कारी की है। मेरी भाषा में मक्कारी की है, क्योंकि हमारा जो गोल है उसके लिए हमने प्रॉपर अपना डेडिकेशन नहीं दिया है, तो ये एक तरीके से मक्कारी ही कहलाएगी। तो इस तरह से बाकी का भी आप पूरे दिन का टाइम टेबल इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि भाई, और लास्ट में देख सकते हैं 11 से 5 दिया हुआ है तो वो आपका स्लीप का टाइम रहेगा। अपने हिसाब से 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप जैसे भी इसको बनाना चाहें बना सकते हैं। और एक 15 डेज़ या 20 डेज़ का ये आपके सामने निकल कर सामने आ जाएगा कि आपने क्या किया है इस टाइम में। फिर जैसे ही ये ख़त्म हो आपको नया टाइम टेबल बना लेना है। ओके, थैंक यू। इसके लिए इतना ही बहुत है और बाकी का जो भी है टॉपिक वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।